स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कॉन्टैक्टर्स। तो कॉन्टैक्टर्स को समझते हैं है क्या ये। तो आप ये समझिए ज़रूरत क्या है जो कॉन्टैक्टर्स जैसा नौटंकी का बात पड़ गया। बात ये समझिए पावर रेटिंग जो है किसी भी चीज़ का, जैसे हम लोग घर में कुछ इस्तेमाल करते हैं तो जनरली बहुत कम होता है। बहुत अगर आप ज़्यादा कुछ कर रहे हैं तो शायद 5 हॉर्स पावर का आपके पास वाटर पंप होगा, जनरली उससे कम का ही होगा। लेकिन आप जैसे बड़े इंडस्ट्री में जाते हैं या बड़े बिल्डिंग्स में जाते हैं तो ये बह जाता है। जो हमारा इलेक्ट्रिकल लोड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी चाहे कितना एम्प्स ड्रॉ कर रहा है, कितना वोल्टेज चल रहा है, ये सब बहुत भाग सकता है, बहुत ज़्यादा ऊपर से भाग सकता है। और जहाँ पे भी आप बड़े इक्विपमेंट में घुसते हैं, घूम फिर के आ जाता है भैया, वो सब 3 फेज़ पे चलता है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो नॉर्मल स्विच आप देखते हैं, ये सब जनरली सिंगल पोल रहता है, यानी कि एक लेग को वो ऑन ऑफ कर सकता है। तो 3 फेज़ में तो सीधे-सीधे काम करेगा नहीं। और दूसरा आप ये भी समझिए कि नॉर्मल स्विच जो बनाया जाता है, जो भी इस तरह का टुक-टाक टिक करने वाला रहता है, उतना रोबस्ट नहीं होता। यानी कि जब भी आप इस तरह के मोटर-वोटर की बात कर रहे हैं या लाइटिंग फिक्सचर्स के बारे में बात कर रहे हैं, लैंप्स की बात कर रहे हैं, हैलोजन लैंप्स, ये सब के बारे में भर-पुष्ट वो झटका देता है। तो आपका जो स्विच है, कुछ ही बार के अंदर स्वाहा हो जाएगा, पिघलने लगेगा बार-बार। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो उतना टिकाऊ नहीं होता। क्या 1-2 बार यूज़ कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चल नहीं सकता। तो इसके लिए पहले इस तरह के प्लग आते हैं, आप लोग में से शायद किसी न किसी के घर में अभी भी ये होगा जो ऐसे करके हैंडल घटंग-घटंग करके किया जाता है। तो ये काम करता है, लेकिन बात है कि ये नहीं है, क्या बोलते हैं, रिमोट आप नहीं कर सकते इसको, यानी कि वहाँ पे कोई बंदा को होना होगा तभी वो काम कर सकता है। तो एक समस्या बन जाती है कि और इंडस्ट्रियल लोड में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ ऑटोमेट करना चाहते हैं। आपका बिल्डिंग है, आप नहीं चाहोगे कि वो पानी का मोटर जाके कोई चालू करे, आप चाहोगे कि भैया पानी कम हो रहा है टंकी में, मतलब डिपेंड करता है आपका, अगर सप्लाई पानी आने का टाइम है तो आप वेट करोगे 80% तक जाने दें, हाँ भाई 80% डिप्लीट हो गया, अच्छा चला दो भाई, खत्म नहीं होना चाहिए पानी। या आप देख रहे हो कि भैया 60% है और आपको पता है 1-2 घंटे में आ जाएगा, तो वो सब मोटर चालू करने के लिए तो किसी को तो रहना पड़ेगा स्विच के पास घटांग-घटांग करने के लिए। तो उससे बेटर रहेगा कि कुछ ऐसा रहे जिसे आप रिमोट कर सकते हैं, दूर से स्विच स्विच से चला सकते हैं या इलेक्ट्रिकली आप उसे कुछ स्मार्ट कर सकते हैं। तो ज़रूरत इसीलिए हमें कॉन्टैक्टर्स की पड़ी। अब बात करते हैं कॉन्टैक्टर है क्या? तो ये समझिए स्प्रिंग लोडेड स्विच है, घुमा-फिरा के ये एक ऐसा स्विच है जो हमेशा जनरली ऑलवेज़ ये रहता है ओपन रहता है, मतलब इलेक्ट्रिकल केस में इसमें जितने ऑक्सिलरी लगते हैं उसका बदला जा सकता है, लेकिन जो मेन कोर रहता है ये जनरली ऑलवेज ओपन बनाया जाता है। और इसमें हिसाब ये रहता है कि ये लिफ्ट जो आप देख रहे हैं, ये लिफ्ट हमेशा ऊपर रहेगा। यहाँ से आप 3 फेज वायर डालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, ये होगा आपका मतलब लाइन होगा, ये होगा आपका टर्मिनल। फिर आप जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट चालू करेंगे, वो स्प्रिंग नीचे दबा के खींच के उसको ब्रिज कर देगा, और ब्रिज करने के बाद आपका पावर चला जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्चुएटर्स, यानी कि इस तरह के जैसे आप ट्रांसफार्मर कोर देखते हैं, एग्जैक्ट वही लॉजिक रहता है, बस वो कटा रहता है ऊपर से। और ये कोर मतलब सिर्फ कॉइल इसलिए नहीं देते कि सिर्फ कॉइल में मैग्नेटिक लॉस बहुत होगा, तो कोर डाल के उसका इफिशिएंसी बढ़ाते हैं, नहीं तो कॉइल को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाना पड़ेगा, वेस्ट होगा इलेक्ट्रिसिटी। तो कॉइल चालू करके वो खींच देता है, कॉन्टैक्ट को खींच के जोड़ देता है। इस तरह के कॉइल्स होते हैं, अलग अलग डिजाइन में अलग अलग कॉइल रहते हैं और डिपेंड करता है कितना लोड का कॉइल है और ये कॉन्टैक्ट कितना जोरदार बनाया जा रहा है। क्योंकि आप ये समझिए कि इसमें बहुत सारी चीज़ बैलेंस करना होता है। सबसे पहला बात होता है कि बहुत तेज ना हो। अब बोलेंगे ऐसा क्या दिक्कत है कि फटाक से कर दिए, बात है आप कितना भी यहाँ पे जो मेटल आप डाल रहे हैं वो लिमिट है, फिजिक्स का लिमिट के अंदर है। तो अगर आप बहुत तेजी से स्लैम किए तो वो बाउंस कर जाएगा, डीबाउंस जिसे कहते हैं। मतलब अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में आप काम करते होंगे तो उसमें होता है ना, हर बटन के लिए डीबाउंस का टाइम देना पड़ता है। कीबोर्ड में भी होता है, क्योंकि अगर आप दबाएंगे कोई भी इलेक्ट्रिक, कभी ऐसा नहीं होगा कि एकदम सट गया, वो थोड़ा सा बाउंस करता है। लेकिन अगर आप बहुत जोर से करते हो वो टक टक टक, और वहाँ पे आर्किंग से वो डिस्ट्रॉय कर देगा या तो वेल्ड हो जाएगा। तो ये एक सीरियस होता है कि स्प्रिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं बनाना है और ना ही इलेक्ट्रिक, दोनों को परफेक्टली बैलेंस करना रहता है। और उस बैलेंसिंग के हिसाब से डिपेंड करता है कितना इनरश करंट बर्दाश्त कर सकता है, कितना बार ये ऑन ऑफ झेल सकता है, तो ये बैलेंस करना होता है। और इसका एक बात है, ये लाइव मतलब एक्टिव स्विच टाइप है, यानी कि इसके कॉइल को हमेशा चालू रहना है, ये ऑन ऑफ नहीं है, लैचिंग नहीं है। इलेक्ट्रिकली ये सीधा-सीधा ये रहता है कि भैया आपको इसको पावर दो तो ही ये कॉन्टैक्टर चालू रहेगा। लेकिन इसका फ़ायदा होता है, तो इतना तिगड़म वाला चीज़ करके कि मतलब आप समझ रहे हो, एक पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेट आप स्विच बना रहे हो, तो फ़ायदा क्या है? बात है कि ये मिलियंस ऑफ साइकिल चलता है, यानी कि आप लोग कई कई बार सोचते हो कि हम लोग सर्किट ब्रेकर से ही क्यों नहीं मेन स्विच कर देते हैं। बात ये है कि सर्किट ब्रेकर सिर्फ 10,000 ऑपरेशन के लिए बनाया जाता है और वो फॉल्ट डिवाइस है, यानी कि कुछ गड़बड़ हो हम सँभाल लेंगे। लेकिन अब से रोज़ मेन चालू बंद करने लगोगे, वो लटक जाएगा भाई, क्योंकि मेन टाइम में वो उसका या तो स्प्रिंग वीक हो चुका होगा या कोई पार्ट वेयर डाउन कर चुका होगा। वो आप कभी-कभार चालू करना चाहते हैं, या बहुत हुआ तो महीना में 1 बार उसको ऑन ऑफ कर दीजिए। अगर उसको आप बार-बार कर रहे हैं, जैसे इंडस्ट्रियल केस में कुछ हो सकता है, कोई मोटर है जो मशीन में चल रहा है, आराम से हो सकता है कि दिन में 15 बार उसे ऑन ऑफ करना पड़ रहा है। वहाँ पे अगर आप एमसीबी से करने गए, ऐसा नहीं कि नहीं काम करेगा, शुरू का कुछ महीना आराम से काम करेगा, उसके बाद एमसीबी बोलेगा भाई हमसे नहीं होगा। वो एमसीबी ही ब्रेक डाउन करने लगेगा। तो ये इसीलिए बनाया जाता है, और ये ऐसा अगर आराम से बनाया जा सकता है कि ये चल रहा है।
अरे सर जी कितना साल से चल, अरे चल रहा है भाई 10-20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल से चल रहा है, बहुत पुराना डिवाइसेस है ये सब, आराम से चलता है, मतलब लंबा चलता है, आपको टेंशन लेना ही नहीं है, ये बहुत लंबा चलता है और इसका डिज़ाइन ही ऐसा बनाया गया, हर चीज़ इसके डिज़ाइन में ऐसा बनाया जाता है कि भैया लगाओ और भूल जाओ। आज के टाइम में तो हम लोग मतलब खराब होने पे नया खरीदते हैं, पहले होता था कि अच्छा कॉइल जल गया, मान लीजिए वोल्टेज इनरश आया था, कॉइल जल गया, तो पूरा कॉइल लोग या तो रिवाइंड कर देते थे या पूरा कॉइल बदलते थे। आजकल इतना दाम घट गया है कि वर्थ नहीं है, मतलब खोल-खाल के ये करो, सीधे नया लगा देते हैं, लेकिन समझ सकते हैं ये बहुत लंबा टिकता है। और ये कॉन्टैक्टर्स उसी हिसाब से बनाए जाते हैं, रेटिंग दी जाती है कि भरपुष्ट रहे, टिकाऊ रहे। तो इसीलिए हम लोग नॉर्मल स्विच की जगह कॉन्टैक्टर्स इस्तेमाल करते हैं और आपको ये कॉइल से आप मेन कंट्रोलिंग पावर आपको मिल जाती है कि कॉइल ऑन ऑफ करो। जैसे आप लोग देखते हो रिले, रिले में क्या होता है कि आप छोटे पावर से बड़े पावर को कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ वही समझिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल रिले का बड़ा भाई है और यहाँ पे कॉइल से आप जनरली 3 पोल के सिस्टम्स को चेंज करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर ये सब और बहुत लंबा चलता है, मतलब आप भरोसा कर सकते हैं, मतलब आपने फैक्ट्री के स्टार्टिंग में अच्छे से अच्छे ब्रांड का अच्छा टेस्टिंग के साथ अच्छा रेटिंग के साथ लगाया, भूल जाइए सर, उसका कुछ नहीं होने वाला। अब बात करते हैं इसे चलाया कैसे जाता है। तो यहाँ पे समझिए कॉइल जो है पावर खा रहा है, ये बात एकदम समझना होगा क्योंकि उसको थोड़ा-सा ही पावर है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका कोई बहुत बड़ा सर्किट बोर्ड सिस्टम बन रहा है जो इंडस्ट्रियल सिस्टम में लग जाता है कि 25-26 ये कॉन्टैक्टर्स हो सकते हैं या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तब बात है कि तब वो थोड़ा-थोड़ा पावर ड्रॉ बहुत परेशानी करने लगे और दूसरी बात ये सब आवाज़ बहुत करता है, बोलिए आवाज़ क्यों कर रहा है? बात है इलेक्ट्रोमैग्नेट एसी पे आप चला रहे हो, तो वो ऐसा-ऐसा आवाज़ करेगा, मतलब थोड़ा-सा हमिंग जैसा आएगा। कोशिश की जाती है कि कई बार कॉइल में जो उसका मैग्नेटिक कोर है उसमें से थोड़ा फेज़ शिफ्ट करने के लिए जैसे आपका शेडेड पोल मोटर होते हैं उस तरह का किया जाता है ताकि आवाज़ थोड़ा कम हो, लेकिन आवाज़ करता है। तो मेजॉरिटी जितने बनाए जाते हैं रिले आप मार्केट में खरीद सकते हैं। जस्ट मान लीजिए आप अमेज़न पे जाइए, आपको जनरली एसी लाइन वाले मिलेगा, यानी कि जितना भी आपका मेन लाइन पावर है, जैसे कि हमारे पे इसमें 220 वोल्ट है, तो 220 वोल्ट के सिस्टम से आप कॉइल चलाइए और उससे वो 440 वोल्ट का 3 फेज़ मोटर चला देगा, मतलब पोल टू पोल सिस्टम देखेंगे तो। तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल, सबसे आसानी से मार्केट में जो आप खरीदेंगे जनरली एसी लाइन वोल्टेज पे चलने वाला बनाया जाता है। लेकिन जहाँ पे होता है कि बहुत सारा यूज़ करना है या होता है कि स्मार्ट कंट्रोलर से इसे कंट्रोल करना चाहते हैं, तो लो वोल्टेज डीसी को भी कई बार खोजा जाता है और उसमें फ़ायदा होता है, इफ़िशिएंसी बढ़ जाती है क्योंकि एक एक से उतना फ़र्क नहीं पड़ता। और रहा बात ये सब जितने हाई लोड के लिए बनाया जाता है, ये ऐसा बात हो गया कि कई किलोवाट का आपका मोटर चल रहा है और आप 2-3 वाट बचाने के पीछे भाग रहे हो, नहीं सेंस बनता, इसीलिए एसी वाला मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका है कि ये खूब सारे हैं, मान लीजिए 15-16 ठो है, 15-16 ठो का छोटा-छोटा लोड बहुत मायने और प्लस ये इंडक्टिव लोड है, आपका पावर फैक्टर भी खराब करेगा बेमतलब का। तो शांति से एक डीसी कन्वर्टर लगाया जाता है और डीसी से भेजा जाता है। डीसी का फ़ायदा इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए बेस्ट है, शांति से एकदम बहुत बढ़िया है और आवाज़ नहीं करता उसमें। तो मतलब समझे थोड़ा-सा जो हम है, वो भी घट जाता है, एफिशिएंसी भी रहा और प्लस अगर मान लीजिए पीएलसी कंट्रोलर बनाना चाहते हैं, पीआईडी कंट्रोलर जिसको कहते हैं, पीआईडी कंट्रोलर सब जनरली डीसी वोल्टेज पे काम करता है और ये सब अगर डायरेक्ट उसी डीसी वोल्टेज पे चलता है, तो आपको एक एक्स्ट्रा रिले का स्टेप हटाना पड़ जाएगा कि भैया डीसी टू एसी रिले का स्टेप हट जाता है, डायरेक्ट आप इसमें चला दो। तो इसीलिए काफ़ी जगह पे ये भी प्रेफ़र किया जाता है। तो अगर आप हाई एंड सिस्टम पे जाएँगे तो आपको दिखेगा डीसी वोल्टेज, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है 24 वोल्ट डीसी आपको मिल सकता है या 24 वोल्ट एसी भी मिल सकता है कि ये भैया रेक्टिफिकेशन मत करो, बस स्टेप डाउन कर दो। कुछ-कुछ सिस्टम में आप जनरली डिपेंड करता है, कॉइल अच्छे से अगर डिज़ाइन की जाती है तो लो वोल्टेज एसी और डीसी दोनों बर्दाश्त कर सकता है। और आपको कुछ उसमें मिल सकता है कि जैसे डीसी है इसमें, कोई 12 वोल्ट तक भी आता है, कुछ-कुछ 72 वोल्ट तक भी जाता है, लेकिन मैंने बहुत रेयर देखा है जो 72 तक जाता है। आता ज़रूर है लेकिन मतलब बहुत रेयर है। जनरली 24 टू 48 ये 2 जनरली मेजॉरिटी है क्योंकि इंडस्ट्री का सारा सेटअप को कोशिश करोगे आप एक ही वोल्टेज पर है। हर जगह आप स्टेप अप, स्टेप डाउन नहीं करना चाहोगे। भैया ये वोल्टेज है इसमें चलो सब चीज़। तो 24 और 48 काफ़ी कॉमन है। तो पूरा आपका जो इंडस्ट्रियल कंट्रोल कैबिनेट बनेगा उसमें सारा चीज़ अगर डीसी है तो कोशिश करेंगे हर डीसी बस एक पे चल रहा हो, वो एक वोल्टेज पे एज़ इन। तो कोशिश की जाएगी अगर 24 का आपने एक मेन सिस्टम लगाया तो सारा चीज़ 24 का लाओ। मेन सिस्टम 48 का है तो सारा चीज़ 48 पे लगाओ। तो ये उसकी ड्राइविंग के लिए की जाती है। और कॉइल के ही कारण आप इसे रिमोट ऑपरेट कर सकते हो, कॉइल बहुत कम पावर खाता है। आपका बात सही है, वो जो मोटर ऑन ऑफ कर रहा है वो मोटर कई मेगावाट तक का हो सकता है। लेकिन कॉइल का पावर कंपैरेटिवली बहुत छोटा होगा। ऑब्वियसली आपका जैसे-जैसे बड़ा करते जाएँगे, बड़े-बड़े ट्रांसफार्मर के कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में बात करेंगे या उससे भी बड़ा जो आपका मेल्टिंग फर्नेस होता है उसमें बम बम मात्रा में जो आपका ये लगता है, कॉन्ट्रैक्टर्स लगते हैं, उसके लिए तो ऑब्वियसली थोड़ा तगड़ा कॉइल चाहिए, लेकिन वो हमेशा रेशियो बहुत अच्छा रहता है कि मतलब 1 टू 100 हो सकता है कि आपका 1 एम्प खा रहा है, वो 100 एम्प का ऑन ऑफ कर रहा है या 2 एम्प खा रहा है और 200 एम्प का ऑन ऑफ कर रहा है। तो इसीलिए कॉइल को रिमोट ऑपरेट करना बहुत आसान हो जाता है। और इसमें बहुत सारे लो ऑक्सिलरी पोर्ट भी दिए जाते हैं। जैसे आपका मेन कॉन्ट्रैक्टर 3 होगा, वो भरपुष्ट होगा, वो उसकी मेन रेटिंग होगी, लेकिन उसके साथ बहुत सारे छोटे साइड में रहेंगे या ऊपर उसमें लगाए रहेंगे। और ये सब छोटे कॉन्ट्रैक्टर क्यों दिए जाते हैं? ये होता है ऑक्सिलरी यूज़ के लिए, एक्स्ट्रा यूज़ के लिए। जैसे कि मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर ऑन है या ऑफ है, तो आप उसमें आप लगा दो ऑक्सिलरी पोर्ट में, मेन नहीं, मेन को नहीं छूना है, मेन सिर्फ मोटर को या जो मेन लोड है।
ऑक्सिलरी में आप लगा दो कि भैया नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज, आप दोनों लगा दो कि भैया इन यूज ऑफ, इन यूज ऑफ, तो दोनों की बत्ती जलती रहेगी कि हाँ भैया ऑफ है तो ऑफ की बत्ती जल रही है, ऑन है तो ऑन का ये दिखा रहा है इन यूज। और बोलेंगे ऑफ की बत्ती क्यों चाहिए, बात है कि ऑफ की बत्ती आप हमेशा इसलिए चाहोगे कि पावर डिस्कनेक्ट किए हैं, आपको पता कैसे चलेगा पावर डिस्कनेक्टेड है, अगर ऑफ स्टेट में भी वो जल रहा है तभी ना आपको पता है हाँ ऑफ है यानी कि पावर जा रहा है। अच्छा पावर यहाँ से बंद की, हाँ अब दोनों बत्ती नहीं जल रही यानी कि ऑफ है। तो ये सब सोचना पड़ता है, इसीलिए आपको ऑक्सिलरी पोर्ट्स मिलेंगे। कुछ कुछ केसेस में आप मेन खरीदो, साइड में 3-4 तो छोटा छोटा जोड़ के और भी चीज़ कर सकते हो। तो ये हो गया उसका ड्राइविंग का सिस्टम। मतलब आप देखो कि किस तरह की इसकी कॉइल है, बहुत सारा लगा रहे तो लोग बोलेंगे भैया शांति से डीसी में चले जाओ, नहीं कर रहे हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और चूंकि कॉइल का करंट इतना कम रहता है उसे आप रिमोट ऑपरेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका मोटर का जो कॉन्टैक्टर है वो कहीं है ग्राउंड फ्लोर पे और आप टॉप फ्लोर पे उसका स्विच चाहते हैं, कर सकते हैं। कॉइल का पावर उतना नहीं होता है, वो आप आराम से स्विच कर सकते हैं। तो बात करते हैं लॉजिक क्या है इसमें। तो हिसाब ये समझिए कि सिंपल बनाना तो बहुत आसान है। आप कॉइल पे ऑन ऑफ स्विच डाल दीजिए तो आपको सिंपल बन गया ऑन ऑफ। बस वो समझिए छोटा स्विच बड़े स्विच को कंट्रोल कर रहा है। रिले का एक बड़ा भाई है, 3 पोल रिले का। लेकिन इससे बहुत चीज़ किया जा सकता है। जैसे मैंने ऑक्सिलरी पोर्ट्स होते हैं, आप जितना भी देखेंगे उसमें कोई ना कोई आपको ऑक्सिलरी मिल जाएगा। कोई साइड में एक है नॉर्मली क्लोज, साइड उसके ऊपर लगाया जा सकता है। जैसे इस समय आप देख सकते हैं कि मेन जो बड़ा बड़ा आप देख रहे हैं भरपुष्ट है वो कॉन्टैक्टर का है, लेकिन ये छोटा ब्लॉक देख रहे हैं ये है ऑक्सिलरी पोर्ट। इसमें होगा कि हाँ भैया ये कौन सा रिले एक्टिव है, कौन सा रिले ऑफ है, ये सारा डिटेल आप बत्ती के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं कि भैया बत्ती बाहर में आपको बोर्ड में ही देख के समझ हाँ ये बत्ती ऑन है, ये बत्ती ऑफ है। और कुछ कुछ केसेस में उसे पीआईडी कंट्रोलर में डाला जा सकता है कि भैया वो हर चीज़ को मैनेज कर सके। उसके पास फीडबैक भी तो चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी पीआईडी कंट्रोलर ने बोला भैया इसे चालू करो, उसको फीडबैक तो चाहिए कि वो चालू हो गया। तो चालू हो गया तो उसके लिए आप ऑक्सिलरी लगा सकते, और चूंकि वो मैकेनिकल लिंक है फेल नहीं होगा। और उससे ये फायदा हो कि जनरली पीआईडी लूप के लिए आप उसे मेन वोल्टेज से छुआना नहीं चाहोगे कि मेन वोल्टेज अगर मान लीजिए आपका 220 वोल्ट है, आप चाहोगे भैया 220 वोल्ट उसके पास ना छुए, आप एकदम फ्लोटिंग रखना चाहोगे भैया 220 तुम्हें कभी नहीं छुए, क्योंकि छुआ तो उड़ा देगा। तो आप रखोगे भैया एक पूरा लो वोल्टेज का लाइनिंग वायरिंग है और एक पूरा एसी मेन वोल्टेज है। तो उस समय ऑक्सिलरी लगा दिए भैया, ऑक्सिलरी पूरी तरह से मतलब आपको कॉन्टैक्टर पे क्या हो रहा है ये डायरेक्टली उसे लो वोल्टेज में पता चल जा रहा है, उसे कोई दिक्कत नहीं, ताकि आपका जो कंट्रोलर लूप है वो संभाल लेगा। टाइमर जो है वो भी लो वोल्टेज पे चलना चाहेगा, तो हर चीज़ को आप लो वोल्टेज पे कर देते हो, बस कॉन्टैक्टर जो है जो जिसकी के लिए बना है वो संभालता है। नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज ये सब आप डिज़ाइन कीजिए, बैठ के बहुत भयानक भयानक चीज़ बनाया जा सकता है। लैचिंग सिस्टम भी आता है, जैसे कि मैं तो स्विच बताया कि आप नॉर्मल स्विच लगा कर सकते हैं, लेकिन जनरली कोई करता नहीं, पुश बटन जनरली प्रेफर करता है। आप देखते होंगे इंडस्ट्रियल रिमोट सब में रहता है, एक लाल बटन रहता है, एक हरा बटन रहता है, और स्विच क्यों नहीं रहता? बात है कि स्विच गलती से फंस सकता है, फंसने वाला कोई चीज़ इंडस्ट्री में नहीं होना चाहिए। तो उसमें टॉगल रहता है, ये पुश टू ऑन रहता है, पुश किए ऑन लैच कर गया, पुश किए ऑफ हो गया, वो दोनों एक ही बार काम करेगा, बार बार नहीं करेगा, और बटन अटक जाए फंस जाए वो रोक देगा सिस्टम को। इसीलिए आप रेलवे में भी वही इस्तेमाल होता है कि अगर ड्राइवर जो है एक बटन दिया जाता है, उसमें बटन पे दबाते रहना ताकि वो जगा हुआ पता चलता रहे। अगर वो दबा के रख दिया तो भी गाड़ी बंद हो जाएगी, छोड़ दिया बहुत देर तो भी गाड़ी बंद हो जाएगी। और वो हर कुछ कुछ देरी उसकी बदलते रहती है ताकि आप मतलब हैबिट नहीं बना पाओ। आपको सही में ध्यान देना, हाँ अब अलार्म बजा तो दबाओ, अब अलार्म नहीं बजा तो दबाओ, वो सब आपको करना पड़ता है। तो वही लैचिंग कहीं कहीं जगह पे बनाया जाता है, कहीं कहीं टाइमर बेस्ड बनाया जाता है, और इसका कंट्रोल सिस्टम आप बहुत बना सकते हैं। जैसे इस तरह का आपको खूब कॉमन मिलेगा, ये सब होता है मोटर के लिए डेल्टा वाई स्टार्टर। तो लॉजिक आप पे है, स्विच आपके पास बन गया है जो लो वोल्टेज से कर सकता है, और आप कुछ भी उससे ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप उससे क्या बनाते हो ये आप पे है। आपके मतलब काफी इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट लोग का काम यही होता है, ये सब बोर्ड डिजाइन करना। तो बात करते हैं इस्तेमाल कहाँ होता है ये सब। यहाँ पे समझिए जहां पे भी आप पावर से डील कर रहे हैं घूम फिर के यही इस्तेमाल हो रहा है, सीधा सीधा। जब तक सब स्टेशन तक नहीं जाते, सब स्टेशन में इसका बहुत बड़ा भाई इस्तेमाल होता है, लेकिन उससे नीचे में अगर आप आते तो शांति से यही इस्तेमाल हो रहा है। और यही बोला इंडक्शन मोटर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वाई डेल्टा स्टार्टर के तौर पे, कि मतलब एक होता है कि भैया हम वाई कॉन्फ़िगरेशन में स्टार्ट कर दें और डेल्टा में रन करें, क्योंकि अगर डेल्टा में रन किया तो इनरश करंट कुछ ज़्यादा भाग जाता है, बहुत ज़्यादा भागता है। और वो ये समझिए कॉन्टैक्टर्स ये जो आप देख रहे हैं मेटल टच कर रहा है, वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा एम्प आ गया तो शॉर्ट हो सकता है, वेल्ड हो सकता है, और ये होता है लोगों के साथ। खासतौर पे बात है कि आजकल अब बोलोगे एलईडी से सब लोग लाइटिंग कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होता, नहीं एलईडी में भी होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका एलईडी का एक ड्राइवर नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे ड्राइवर्स हैं, हर ड्राइवर में पावर फैक्टर करेक्शन का कैपेसिटर दिया होगा ढंग के मुकाबले में। अब बात है कि इतने सारे कैपेसिटर आपके लग सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक बड़ा वेयर हाउस के बारे में बात कर रहे हैं और उसमें बड़े बड़े लैंप लगे हुए हैं, 100-100 वाट के एक एक लैंप है, एलईडी लैंप की बात कर रहा हूँ, और सब में पावर फैक्टर कैपेसिटर लगा हुआ है। ऐसे अगर आपके 20 या 100 तक हो सकते हैं, वो इतना बड़ा इनरश मारेगा कि भैया कॉन्ट्रैक्टर बोले भाई हमसे नहीं होगा। और उसके लिए आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्टर में ऑक्सिलरी लगाया जाता है डैम्पिंग रजिस्टर, कि भैया नहीं 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 चिल चिल, कैपेसिटर एक मतलब डेड लोड जैसा उसके लिए बिहेव करे, सीधे उड़ जाएगा। उसमें कई कई लोगों का शिकायत आता है कि हमने डाला स्विच वो चिपक के बंद हो गया।
बंद हो गया, वो खुल ही नहीं रहा है, क्यों? वेल्ड हो गया वहाँ पे। तो ये सब डिसाइड करना रहता है, इसीलिए कुछ भी कहीं पे भी नहीं लगाया जाता। तो कई बार डैम्पनिंग रेजिस्टर लगाया जा सकता है, कई बार कैपेसिटर लगाया जा सकता है कुछ चीज़ को स्मूथ करने के लिए, तो देखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि बस हुलुल देखना पड़ता है। तो इंडक्शन मोटर पे डेल्टा वाई स्टार्टर लगाते हैं, लेकिन उसमें आपको ये देखना होगा, उसमें आपको जनरली टाइमर डालना पड़ता है। बिना टाइमर के वो करना थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल क्या सीधा इम्पॉसिबल ही है। टाइमर आपको देना पड़ जाता है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात करें तो बिना कॉन्टैक्टर से कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं बनता है। ये समझ लिया, आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल में यही सब कॉन्टैक्टर रहते हैं। ये जैसे मैंने नीचे वीडियो भी दे दिया, टीडीके का है, तो ये आप देख सकते हैं। ये जो डीसी मेन बस होता है वो बहुत हाई वोल्टेज होता है, और डीसी डिस्कनेक्ट करना बहुत समस्या वाला बात है, क्योंकि एसी को अगर आप डिस्कनेक्ट करते हो, जो जैसे ही वोल्टेज जीरो क्रॉसिंग में जाता है वो चिल हो जाता है, भाई चिल, एनर्जी खत्म हो गई, हम चिल हो गए। डीसी में वो नहीं होता। डीसी में कॉन्टैक्टर का सबसे बड़ा वही दिक्कत है कि वो एक्चुअली जब तक आप फुल डिस्टेंस नहीं जाते, आपको मतलब आर को एक्सटिंग्विश आपको करना है। एसी में जैसे ही जीरो वोल्टेज क्रॉसिंग पे जाता है वो आर को जाता है, मतलब आप देखेंगे ऑसिलोस्कोप से देखेंगे तब देखिए वोल्टेज 220 जीरो, 220 जीरो, ऐसा हो रहा है। तो जब भी वो जीरो जा रहा है ठंडा पड़ जा रहा है, एनर्जी नहीं है। लेकिन डीसी में वो कंसे, इसीलिए सोलर पैनल्स वाले फार्म में आग लगती है तो बहुत गंदा लगता है, क्योंकि डीसी से आग लगा है और वो बुझता नहीं है। तो जितने भी आपके गाड़ी में देखते होंगे 400 वोल्ट का डीसी बैंक रहता है, बैटरी वोल्ट का, तो उसको डिस्कनेक्ट करना बहुत दिक्कत है। हाँ, एकदम तगड़ा तगड़ा मेटल बनाना पड़ता है। और ये जो चेंबर आप देख रहे हो सिरामिक चेंबर है, क्योंकि वो इतनी गर्मी बनाएगा डिस्कनेक्ट करने के टाइम कि वो अगर चेंबर आप नहीं करो तो सीधे पिघला देगा, मेटल तो सीधे पिघला देगा। तो डिज़ाइन करना पड़ता है कि टिक सके, और ये बहुत महंगा होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है। और इसी का छोटा भाई इस्तेमाल होता है आपका जो एसी लेवल 2 चार्जर है। मैंने चार्जर, ईवी चार्जर के बारे में बात किया, बोला कि वो चार्जर कुछ है नहीं, सिर्फ एक कॉन्टैक्टर है जिसमें एक बुद्धि लगा हुआ है कि भैया कोई ज़्यादा एम्प ड्रॉ करे या कुछ अनबैलेंस हो गया तो कर दो। तो इस तरह का जो लोग बना भी लेते हैं खुद से, ये आपको मिलेगा। ईवी इंडस्ट्री में हर जगह इस्तेमाल होता है, हर गाड़ी में इस्तेमाल होता है। आपका सारा सिस्टम, मतलब ईवी मतलब आप कॉन्ट्रैक्टर्स की आपकी अच्छी समझ होनी चाहिए, नहीं तो नहीं होने वाला है काम। और इंडस्ट्रियल के मामले तो बात ही नहीं करना, इंडस्ट्री तो पूरा इसी पे चलता है। तो यही है इसका इस्तेमाल, हर जगह इस्तेमाल होता है। जहाँ पे भी आप पावर के बारे में बात कर रहे हैं तो यही इस्तेमाल होता है। मोटर में तो आपको जहाँ पे भी बड़ा वाटर पंप के बारे में बात करें, जब बड़ा इंडक्शन मोटर के बारे में, शांति से वाई डेल्टा स्टार्टर आपको मिल जाएगा। और ईवी इंडस्ट्री में हर गाड़ी में आपको ये मिलेगा। इसलिए देखते हो गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो एक कटंग से आवाज़ आता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहा हूँ, यही एक्टिवेट यही होता है, तो वो आवाज़ करता है। क्योंकि जब भी आप गाड़ी बंद कर दो, आपने स्विच चाबी निकाल के बंद कर दिया, इसे डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, ताकि बैटरी का वोल्टेज गलती से भी कहीं लीक ना करे, शॉर्ट ना करे, कुछ हो। एक्सीडेंट भी होता है गाड़ी का, तुरंत ये ट्रिप कर देता है कि नहीं भैया गलती से भी कहीं 400 वोल्ट डीसी नहीं छूना चाहिए, क्योंकि आग लगे तो छोड़ दीजिए, अगर इंसान को छुआ सीधे उड़ा देगा, सीधे। तो इसीलिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत हाई सेफ्टी की बनाई जाती है ये सब, कि टिक सके और भरोसा रह सके। और इस सब का भी रेटिंग उतना हाई नहीं रहता, सिर्फ 400 वोल्ट है, कुछ कुछ 600 वोल्ट तक जाता है, उससे ज़्यादा ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं कि बना नहीं सकते, बात महंगा बहुत हो जाएगा। फिर गाड़ी मैन्युफैक्चर बोले भाई हमारा गाड़ी जितना दाम पड़ रहा है, आपका एक तो कॉन्ट्रैक्टर उतने का आ रहा है, भाई हम क्या करें? तो ये सब भी आपको सोचना पड़ता है। अगर मान ली ईवी बना रहे हैं तो आपको ये सब भी सोचना होगा, भाई उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, ये भी सोचना पड़ता है। तो इस्तेमाल तो बहुत है कॉन्ट्रैक्टर्स पे, अच्छे से समझिए। बहुत सारी चीज़ अब ऑटोमेटिक है, जैसे गाड़ी की लिफ्ट आती है जो मतलब गाड़ी को नीचे से पकड़ के ऊपर कर देता है, फिर नीचे रखते हैं, जो भी आप शोरूम सब में देखते हैं, शोरूम में नहीं, जितने भी सर्विस सेंटर देखते हैं उसमें से बहुत सारा आप इसी से बना सकते हैं। और एक भी आपको आईसी नहीं चाहिए, एक भी आईसी नहीं चाहिए, सिर्फ स्विच से आप कर सकते हो, अगर कॉन्ट्रैक्टर अच्छे से यूज़ कर पाते हो तो उसका डायरेक्शन रिवर्स करना भी पॉसिबल हो जाएगा। तो बहुत इस्तेमाल है, बस आपके पास बुद्धि होनी चाहिए। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन कॉन्टैक्टर्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दिया, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।